all the faculty members of Kendriya Vidyalaya. So it's my pleasure to be here, and it's my pleasure that you have conducted this kind of program. So I am very much thankful to all of you. So today we will discuss about mind control and stress management. So how many of you feel that sometimes you are stressed, sometimes you are in problem, or you are in mind swing, that all thing you are happening? बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है। तो मोस्टली कौन सा टाइप का स्ट्रेस ज्यादा रहता है? फैमिली स्ट्रेस या बच्चों का स्ट्रेस? वर्किंग लोड। अच्छा ठीक है। तो यूजुअली मैं जितना भी स्कूल कॉलेज जाता हूँ तो एक बार मैं एक टीचर लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था। तो टीचर लोग बोल रहे थे, देखिए हम लोग आज जो रेस्पॉन्सिबिलिटी या काम कर रहे हैं ना, हमारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम है, ज्यादा एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। मैं बोला कैसा? जैसे बोले कि आप देखिए आज बारिश हो रहा है, तो बारिश के मौसम में क्या है, हमको तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाना। एक प्राइवेट स्कूल था तो पढ़ाना, लेकिन एक्चुअली हमारा मेन काम नहीं है पढ़ाना। आज बारिश के मौसम में बच्चे कैसे स्कूल से जाएंगे, उनको बॉस में कैसे बिठाएंगे, ये काम बहुत ज्यादा है। तो इसके हिसाब से आज के टाइम में क्या हो रहा है कि एक तो देखिए जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन है वी आर पेइंग लॉट ऑफ मनी, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू टेक केयर ऑल ऑफ दीस थिंग्स। स्कूल के मैनेजमेंट सोचते हैं कि हम लोग आपको पे कर रहे हैं तो आपको सब कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। तो इसके बीच में टीचर लोगों का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, और टीचर लोग उनके प्रेशर किसको वेंटिलेट करेंगे ये उनको पता नहीं। समझ रहे हैं? तो इसके लिए तो मैं एक्चुअली एक स्टोरी बोलना चाहता हूँ, स्टोरी के बाद हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक ऐसे बच्चा था जिसको कंपो सीखने का बहुत आदत था, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो कंपो सीखने का बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन सिटी में जितना अच्छा इंस्टीट्यूट है कंपो सिखाने के लिए, जहां पे भी गया उधर सब मना कर रहे थे आपको सिखाने के लिए। क्यों? प्रॉब्लम ये था कि वो जो बच्चा इतना इंटरेस्टेड था कंपो सीखने के लिए, उनका एक हाथ नहीं था। उनका जब हाथ नहीं था तो जितना भी इंस्टीट्यूट वो जा रहे थे सब मना इसलिए कर रहे थे, आपके पास तो एक हाथ नहीं है तो कंपो कैसे सीख सकते हैं। लेकिन ये बच्चा के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कंपो सीखने के लिए, तो फिर वो बहुत सारा रिसर्च किया कि और कहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पे मैं कंपो सीख सकता हूँ। तो उसके बाद एक उनको ऐसे इंस्टीट्यूट मिला जहां पे एकदम एक जंगल में है, और ये सोच लिया कि मैं वहां पे जाऊंगा। तो उसके बाद एक दिन फाइनल किया मैं वहां पे जाऊंगा। तो जाके पहुंच गया, जंगल के अंदर इंस्टीट्यूट है और वहां पे एक दरवाजा है, तो वहां के जाके नॉक किए। तो नॉक करने के बाद कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं आया, तो उसके बाद उधर वेट किए। तो वेट करने के बाद ऐसे 2 घंटा चला गया, 3 घंटा चला गया, शाम हो गया, लेकिन उसके बाद भी कोई नहीं खोल रहा था। तो उसके बाद तो वेट किए, रात उधर बिताए, और सुबह जब हो गया कोई व्यक्ति वो डोर खोले और आके बाहर थोड़ा झाड़ू लगाए। तो झाड़ू जब लगा रहे थे, यूं जाके उनको रिक्वेस्ट की कि मैं कंपो सीखने के लिए आया हूँ और मुझे थोड़ा सा यहाँ पे आप एक्सेप्ट करिए। तो वो व्यक्ति झाड़ू लगाए, कुछ भी नहीं सुन रहा है, झाड़ू लगाए और अंदर चला गया। तो आप अगर होते तो क्या करते? वापस आ जाते। तो व्यक्ति के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट था तो उधर ही बैठा रहा, उधर ही बैठा रहा। फिर नेक्स्ट दिन सुबह व्यक्ति आया, झाड़ू लगाया, ये फिर बोले, और उसके बाद अंदर चला गया। ऐसे होते होते 7 दिन चला गया। कितना दिन? 7 दिन। तो 7 दिन के बाद वो जब व्यक्ति बाहर फिर आया झाड़ू लगाने के लिए और ये सेम रिक्वेस्ट किए, तो इस बार इनको अंदर लेके गए। ठीक है, तो अंदर लेके गए, तो वहां पे जो मेन इंस्ट्रक्टर था उनको लेके मिला, और वो बोले कि ये कंफो सीखने के लिए आया है। 7 दिन तक उधर वेट किया। तो उसके बाद वो जो इंस्ट्रक्टर थे उनको बोले कि ठीक है, नेक्स्ट दिन से आपका मतलब कंपो सीखना स्टार्ट हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस करना स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट दिन से उनको कंपो सिखाना स्टार्ट किए। ठीक है, तो 1 दिन सिखाए, 2 दिन सिखाए, 7 दिन सिखाए, 10 दिन सिखाए, लेकिन प्रॉब्लम ये था उनको एक ही स्किल सिखा रहे थे, एक ही शॉट कैसे मारा जाता है वही स्किल सिखाते रहे। तो ये व्यक्ति धीरे धीरे सोचा कि और जो उनके साथ जो और सीख रहे थे उनको बहुत सारा स्किल सिखा रहे थे, लेकिन इनको कितना स्किल सिखा रहे थे? एक ही। ये व्यक्ति सोचा कि ऐसे हो सकता है, मेरा जो एक हाथ नहीं है इसीलिए शायद फॉर्मेलिटी मेंटेन कर रहे हैं, हो सकता है फॉर्मेलिटी मेंटेन कर रहे, लेकिन मुझे ठीक से सिखा नहीं रहे।
7 दिन बीत गए, 1 महीना बीत गया, वही एक ही स्किल। 6 महीना बीत गया, एक ही स्किल। 10 महीना बीत गया, एक ही स्किल। 1 साल बीत गया, एक ही स्किल। 1 साल के बाद उसके बाद क्या हुआ कि वो जो पूरा जितना भी कंपो इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे एक मैच होने के लिए जा रहा है, और ये जो मैच इसीलिए होगा कि लास्ट ईयर जो कंपो का चैंपियन था उसके साथ ही मैच होगा, और इनके इंस्टीट्यूट से कोई ऐसे व्यक्ति होगा जिसको चुना जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हुआ कि सब लोग ऐसे इंतजार कर रहे थे कि किसका नाम आएगा कि लास्ट ईयर जो चैंपियन है उनके साथ खेलेंगे। ठीक है, तो जब लिस्ट आउट हुआ तो ये इतना चौंक गए कि इनका नाम ही था। किसका नाम था? ये व्यक्ति का नाम था जिसका एक हाथ नहीं है। ठीक है, ये भी चौंक गया, और जो बच्चे सीख रहे थे वो भी चौंक गए कि ऐसे क्या हो सकता है, इनको कैसे चुना गया, और एक तो इनका हाथ नहीं है और एक ही स्किल सिखाया। ठीक है, तो इसके बाद सब लोग एकदम बहुत मतलब इंटरेस्ट के साथ वेट किए हैं मैच कैसा होगा, और लास्ट ईयर का चैंपियन है और उसके साथ ऐसे व्यक्ति जा रहा है खेलने के लिए जिसका हाथ नहीं है। तो फिर डे फाइनल हो गया, मैच एकदम मतलब ऑडियंस एकदम पूरा भरा हुए है, लास्ट ईयर का चैंपियन जो है वो आ गया, और ये जब जाके पहुंचे तो लोग तो सब एकदम आश्चर्य हो गए कि कैसे मैच होगा कि लास्ट ईयर का चैंपियन है और ये व्यक्ति जिसका हाथ नहीं है। तो मैच धीरे धीरे जब स्टार्ट होने के लिए जा रहा है उतना ही उत्साह बढ़ रहा है लोगों के बीच में। तो मैच स्टार्ट हुआ, मैच स्टार्ट होने के बाद ये जो शॉट सीखे थे वही शॉट लगाए, और वही शॉट लगाने के बाद वो व्यक्ति जो था लास्ट ईयर का चैंपियन वो गिर गया उधर, और इसको ही पता नहीं चल रहा हुआ क्या इधर। मैं एक ही शॉट सीखा था और वो मैं एक ही शॉट लगाया और वो व्यक्ति गिर गया, काउंटर अटैक भी नहीं कर पाया। उसके बाद उनके जो टीचर थे, उनके जो इंस्ट्रक्टर थे, उनको जाके बात की हुआ क्या मैच में। उनको बोले देखो, मैं जो शॉट आपको सिखाया था इसका प्रॉब्लम ये है कि आपका जो ओपोनेंट है वो काउंटर अटैक तब भी कर सकता है अगर आपका लेफ्ट हैंड है, लेकिन आपका लेफ्ट हैंड तो है ही नहीं, तो काउंटर अटैक कर कैसे सकता है। तो इसीलिए देखिए ये जो स्टोरी से आपको क्या सीखने के लिए मिला है, क्या सीखने के लिए मिला कि आपका हाथ नहीं होना चाहिए सक्सेस होने के लिए। सीखने को मिला है कि हमें अपनी कमजोरी ना मानना चाहिए। अच्छा, और जो चीज हमारे पास पॉजिटिव है उसको स्किल बना लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बैठिए। ठीक है, और कोई? आपके आप बैठ के बोल सकते हैं। यस, अच्छा, ठीक है, ठीक है, और कोई? यस, हर बच्चा यूनिक है। अच्छा, बच्चों की खूबियों को पहचानना और उसको ठीक है, और कुछ? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सीखने के लिए बात ये है, देखिए हर बच्चे के पास कुछ वीकनेस है, लेकिन जो राइट टीचर है ना वो ढूंढ लेता है कि ये बच्चे के पास जो वीकनेस है इसको कैसे स्ट्रेंथ में बदल दिया जा सकता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए देखिए जीवन में देखिए कोई भी व्यक्ति आज के टाइम में सक्सेस हुआ है, वो व्यक्ति के पास हमेशा ये चीज रहता है जब नेगेटिव सिचुएशन आता है ना वो चीज को कैसे पॉजिटिव को हैंडल करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के टाइम में देखिए दो प्रॉब्लम है, एक है हंगर या दूसरा है डिप्रेशन। व्यक्ति के पास जब हंगर रहता है वो कभी डिप्रेस नहीं रहता है। कोई भी देखिए जो लेबर काम करता है वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता है, और जो व्यक्ति उसका बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है, स्टैंडर्ड लाइफ में आ जाता है, उसके बाद डिप्रेशन फिर आता है। मैं जब 2017 में व्हेन आई वाज वर्किंग इन वेल्स फार्गो इन 2017, तो उस टाइम में क्या हुआ, ऐसे समर के टाइम में मैं घर आया था। तो मैं जब घर आया था तो उस टाइम में मैंने देखा कि मोस्टली आप लोग देखेंगे इंडिया में समर के टाइम में आप देखेंगे रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह चलता है, ठीक है, और एकदम समर के टाइम में कड़ी धूप में लोग काम कर रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और मोस्टली देखेंगे उनका जो पूरा धूप में दिन भर काम करते हैं उनका वेजेस कितना रहता है, वेजेस कितना रहता है? 700, ठीक है, 500 700 ऐसा कुछ। और उसके साथ देखेंगे वो जो दिन में ऐसे काम कर रहे खाते भी क्या नॉर्मल सा एकदम खाना खाते हैं, और उनके बीच में देखेंगे कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया चलता है, गाना गाते रहते, काम करते रहते हैं। तो ये देखिए कड़ी धूप में 500 या 700 उनका सैलरी मिलता है, उसमें बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ गाना गा के काम कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम में मैं थोड़ा सोचा कि हमारे ऑफिस में आईटी में मोस्टली ये एसी में बैठते हैं,
बढ़िया सैलरी है, सबका पैकेज बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जब टी ब्रेक में जाते हैं हमेशा डिस्कशन होता है कि कैसा लाइफ है यार, कैसा कंपनी, कैसा मैनेजर है, कैसा खड़ूस मैनेजर है, और उसके बाद बीवी तो और खड़ूस है, क्या लाइफ है, इसमें क्या है। तो इसीलिए देखिए हमेशा व्यक्ति के पास जब बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए स्ट्रगल करता है उस टाइम में कभी भी डिप्रेशन नहीं आता है, लेकिन जब बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है उसके बाद माइंड एक्चुअली गेम खेलता रहता है, उसके बाद माइंड एक्चुअली गेम खेलता रहता है। और माइंड का नेचर ऐसा ही है, माइंड का नेचर ऐसा ही है। जिंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, आप देखिए हमारा हैप्पीनेस, हमारा स्ट्रेस, हमारा जो प्लेजर, जो भी जितने भी है, सब कुछ सबसे ज्यादा रोल प्ले कौन करता है, कौन करता है सबसे ज्यादा रोल? माइंड। एक बार क्या हुआ, 1993 का इंसिडेंट है, ये आईआईटी मुंबई में ये इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। 1993 का ये इंसिडेंट है, मुंबई आईआईटी मुंबई का इंसिडेंट है। तो एक बच्चा ने सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट किया, ठीक है, एक बच्चा ने सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट किया। तो फैन से लटक के सुसाइड करने के लिए वो अटेम्प्ट किया, फॉर्चुनेटली वो फैन गिर गया। तो जब फैन गिर गया वो बच्चा बच गया, ठीक है। बच्चा बच जाने के बाद उनके और एक दोस्त आए, और दोस्त आके उनको पूछे कि देखिए ऐसे हम लोग देखे हैं इंडिया में, मोस्टली भारत में बच्चे आईआईटी आने के लिए मरते हैं, लेकिन आप आईआईटी आने के बाद क्यों मर रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद वो बच्चा का रिप्लाई ये था कि इन एवरी एग्जाम, हर एग्जाम में मैं टॉप करता था, इन एवरी एग्जाम आई वाज टॉपर, लेकिन इस बार किस पोजीशन में आ गए? सेकंड पोजीशन। हर बार मैं एग्जाम में टॉप करता था, लेकिन दिस टाइम आई केम टू सेकंड पोजीशन। तो उनके जो दोस्त थे उनको पूछे कि सच में ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है सुसाइड करने के लिए, सच में इतना बड़ा प्रॉब्लम है क्या सुसाइड करने के लिए, आपको क्या लग रहा है? तो उसके बाद देखिए उनका उत्तर क्या था, उनका उत्तर था हो सकता है ये जो प्रॉब्लम है ना फ्रेंड सर्कल के लिए प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है ये प्रॉब्लम फ्रेंड सर्कल के लिए प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है ये जो प्रॉब्लम पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स के लिए प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमेशा प्रॉब्लम तो माइंड ही क्रिएट करता है ना, हमेशा प्रॉब्लम तो माइंड ही क्रिएट करता है। हमेशा देखिए कोई भी व्यक्ति अगर कोई सिचुएशन में एक्सट्रीमली स्टेप ले लेता है, उनको लगता है ये प्रॉब्लम से मैं फिर बाहर नहीं जा सकता हूं। हमेशा देखिए प्रॉब्लम और हैप्पीनेस ये कौन क्रिएट करता है? माइंड। और आज के टाइम में जितना भी मोटिवेशनल स्पीकर का स्टेटमेंट आप देखेंगे, हर व्यक्ति बोलते हैं हैप्पीनेस इज ए चॉइस, हैप्पीनेस इज ए चॉइस। कोई भी ऐसा कुछ चीज नहीं है जो चीज आपको बहुत हैप्पी कर देगा, हैप्पीनेस इज ए चॉइस। आप देखिए बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम्स आएगा, बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम्स आएगा, आप प्रॉब्लम्स में रोएंगे या प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ये आपके हाथ में है। और उसके दिन, वही दिन क्या हुआ, जो उनके दोस्त थे जाके पूछ रहे थे, वो शाम को ऐसे कैफेटेरिया गए और कैफेटेरिया में देखे ऐसे 4 दोस्त थे जो हंसी मजाक में एकदम समोसा खा रहे थे। तो ये जाके उनको पूछे कि आप इतना नालायक हो, आपका 4 बैग लगने के बाद आप इतना हंसी मजाक में कैसे समोसा खा सकते हो? वो बोले कि देखो हमारा फंडा एकदम क्लियर है, आईआईटी आना हमारा फर्ज है, आईआईटी से निकलना आईआईटी का फर्ज है, हम इतना टेंशन नहीं लेते। यहाँ पे देखिए 4 बैग लगने के बाद व्यक्ति कितना हैप्पीनेस में रह रहा है, और वहां पे देखिए एक ही मतलब फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन से आ जाने के बाद व्यक्ति टॉलरेट नहीं कर पा रहे। तो कौन ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है? सोसाइटी, मार्क्स, या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? माइंड। तो इसीलिए देखिए जीवन में 3 चीज मैं बोलता हूँ, 3 चीज का एक्सेप्टेंस आपके पास रहना चाहिए। फर्स्ट एक्सेप्टेंस, यू नीड टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। जीवन में ऐसे टाइम आ जाएगा कि एटलीस्ट इफ यू आर एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, आपके जो माइंड जैसा है, आपका इमोशन जैसा है, आपका जीवन शैली जैसा है, आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका जो वीकनेस है, एटलीस्ट इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि सोसाइटी हमेशा तो जजमेंटल में रहेगी, बहुत सारा लोग बहुत सारा कमेंट करते रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट इफ यू आर एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, then at some moment when everyone is criticizing you, then at least you can assure yourself I am in my right path. First one is accept yourself, ठीक है। नेक्स्ट, accept others। आप जब ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके फैमिली में है,
हमेशा क्या करना चाहिए ना, दूसरे जैसे भी व्यक्ति है ना ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम टाइम में हम लोग क्या करते हैं ना, दूसरे के बीच में क्या खराबी है उसको डिस्कस करते रहते हैं। आप अगर एक बुक देखेंगे कि एक बुक है हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ मेनी हैव रेड दिस बुक? ओके, यहाँ पे डेल कार्नेगी ने एक स्टेटमेंट दी है, अगर कोई भी रिलेशनशिप को अच्छा बनाना चाहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ये है, वो व्यक्ति के बारे में कुछ भी क्रिटिसाइज मत करिए। वो व्यक्ति के बारे में कुछ भी क्रिटिसाइज मत करिए, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। क्योंकि वो बोल रहे हैं कोई भी ऐसे संसार में व्यक्ति नहीं है जो व्यक्ति उनका अगर कोई भी कमी है उसको सुनना चाहता है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। कोई एक इंसिडेंट में बताए कि ऐसे एक व्यक्ति था जाके किसी को मतलब मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद जब उनका हियरिंग हो रहा था उसमें सुने कि क्या ऐसे प्रॉब्लम था, वो खुद को जस्टिफाई करने के लिए लगा। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ये संसार में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है उनको क्रिटिसाइज करने के लिए वो सुनता है, उनको कभी भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए देखिए ये एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, अगर आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे और उनके सिचुएशन को समझेंगे और उनको सपोर्ट करते रहेंगे, आप डेफिनेटली देखेंगे आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। एक्सेप्ट अदर्स, देखिए हमेशा क्या होता है ना, हम हमेशा हमारे माइंडसेट के हिसाब से हम लोग एनालिसिस करते हैं, ये ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे बात करना चाहिए, ऐसे दूसरों को रेस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति तो डिफरेंट है ना, तो इस हिसाब से हम जैसे सोच रहे उसके हिसाब से वो बिहेव नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति डिफरेंट है। जितना आपका एक्सेप्टेंस नेचर है उतना रिलेशनशिप अच्छा होगा। लेकिन एक्सेप्ट करना इतना सहज है क्या, इतना इजी है? इतना इजी है? देखिए ये एक्सेप्ट करने के लिए आपका ब्रॉड माइंडनेस रहना चाहिए, आपका जो माइंड बहुत मैच्योर होना चाहिए, और इस चीज के लिए स्पिरिचुअलिटी का बहुत जरूरत है। नेक्स्ट वन इज एक्सेप्ट द सिचुएशन। देखिए हमेशा जिंदगी में ना आपके हिसाब से कभी भी सिचुएशन नहीं आएगा। आपके हिसाब से जीवन में सिचुएशन आ रहा है, आप जैसे सोच रहे थे कि केवी ज्वाइन करने के बाद मेरा लाइफ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो रहा है क्या? और यही तो प्रॉब्लम हो रहा है ना, आप जो इमेजिन किए थे जब इमेजिन फुलफिल नहीं हो रहा है उस टाइम में तो डिसअपॉइंट हो रहा है। आप जो इमेजिन किए थे वो इमेजिन जब एक्चुअली रियलिटी में वही चीज नहीं हो रहा है उस टाइम में तो डिसअपॉइंट हो रहा है ना। तो इसीलिए देखिए जीवन में हम कैसे सोच रहे हैं ये होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है जैसे भी आ रहा है सिचुएशन वो अगर एक्सेप्ट करेंगे तब भी आप खुशी में रह सकते हैं, नहीं तो खुशी में नहीं रह सकते। और यहाँ पे देखिए आज के टाइम में क्या हो गया है, इतना सारा ऑप्शंस हमारे पास है, इतना सारा ऑप्शंस हमारे पास है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। हर व्यक्ति से, हमारे लाइफ से, हमारे ऑफिस से, हर व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसीलिए आज के टाइम में हमको ज्यादा स्ट्रेस मिल रहा है। अब देखिए 30 साल पहले व्यक्ति का एक्सपेक्टेशन लाइफ को लेके क्या था? बस जाऊंगा खेती में काम करूंगा और शाम को आऊंगा थोड़ा बहुत खाऊंगा और सो जाऊंगा। एक्सपेक्टेशन क्या है? 3 टाइम का अगर खाना मिल रहा है तो लाइफ इज इनफ। आज के टाइम में देखिए एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा बढ़ गया। और एक्सपेक्टेशन क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। 30 साल पहले इतना ऑप्शन नहीं था। तो माइंड का एक चीज देखिए, जितना सारा ऑप्शंस है उसके हिसाब से माइंड बहुत सारा चीज को एक्सपेक्ट करता है, लेकिन जब एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता है तब भी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। ठीक है, तो लाइफ में जितना आपका एक्सपेक्टेशन कम है उतना अच्छा है, या एक्सपेक्टेशन अगर आपको लेके है, आपके परफेक्शन को लेके है तब भी ठीक है, जितना आपका डिपेंडेंसी है उतना ही डिसअपॉइंटेड मिलेगा। आज के टाइम में मैक्सिमम यंग लड़का लड़की मेरे पास आते हैं काउंसलिंग करने के लिए कि हमको सही रिलेशनशिप नहीं मिल रहा, और मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन खुद वो उतना डिजर्व नहीं कर रहा है कि ठीक है मैं उनको टेक केयर करूंगा, केयर दूंगा, रेस्पेक्ट दूंगा, ये कोई भी नहीं सोच रहा है। तो इसके बेसिस पे आप देखिए जितना एक्सपेक्टेशन ज्यादा है दूसरे व्यक्ति के ऊपर उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो 3 चीज है। फर्स्ट वन इज एक्सेप्ट योरसेल्फ, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट एक्सेप्ट अदर्स, जो भी आपके आसपास है उनके साथ अच्छे से बात करिए, उनके सिचुएशन को समझिए। नेक्स्ट वन इज एक्सेप्ट द सिचुएशन, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट
अब देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, हम लोग को लगता है जो आज के टाइम में हम इतना फॉलो करते रहते हैं, हमको लगता है हमारा लाइफ ही बहुत खराब चल रहा है और सबका लाइफ बहुत बढ़िया चल रहा है। होता है कि नहीं? हमारे फ्रेंड लोगों का लाइफ कितना रोमांटिक है यार, उनके हस्बैंड के साथ कितना घूमने के लिए गए थे, कितना बढ़िया बढ़िया लाइफ, सबका लाइफ बढ़िया चल रहा है, मेरा ही लाइफ खराब चल रहा है। और मोस्टली हम लोग जितने भी मूवीज ये सब देखते रहते हैं, हमको लगता है सेलिब्रिटी का लाइफ कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया, इधर घूमते उधर घूमते, कितना बढ़िया लाइफ है। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर से आपको समझाना चाहता हूँ, जितने भी सेलिब्रिटी हुए हैं, सबसे अगर कोई रेपो बहुत ज्यादा क्रिएट किए थे वो कौन है? बहुत ज्यादा रेपो क्रिएट किए थे सेलिब्रिटी इंडस्ट्री में, ठीक है, राजेश खन्ना। और कोई? शाहरुख खान, ठीक है। और कोई? हाँ, अक्षय कुमार, ठीक है। और कोई? अमिताभ बच्चन, ठीक है। हाँ, माइकल जैक्सन, एग्जैक्टली, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन इतना रेपो क्रिएट किए थे। माइकल जैक्सन अगर कहां पे भी उनका शो होने के लिए जा रहा है, ये वॉशिंगटन डीसी या न्यूयॉर्क, जहां पे भी उनका शो होने के लिए जा रहा था, आप देखिए उनका यूट्यूब में अगर कोई भी वीडियो देखेंगे, लोगों का भीड़ इतना था, इतना था, आपको लगेगा जैसे समुंदर का जैसा भीड़ था। तो कहां पे जब शो होने के लिए जाता था, लगभग 30 या 40 एम्बुलेंस आके खड़ा करते थे। माइकल जैक्सन क्या करते थे? डांस ही करते थे। तो मोस्टली वो जो इवेंट नाच गाना होने के लिए जा रहा है, और माइकल जैक्सन अच्छा डांस भी करते थे, अच्छा गाना भी गाते थे। नाच गाना होने के लिए जा रहा है, लेकिन 30 से 40 एम्बुलेंस खड़ा होने का क्या जरूरत था? क्या लग रहा है? भीड़ के वजह से, ठीक है। और कुछ? मतलब इतना माइकल जैक्सन के लिए रेपो था। माइकल जैक्सन जब एंट्री करते थे ना, लोगों का भीड़ इतना ज्यादा था, स्टैम्पेड हो जाता था माइकल जैक्सन के लिए। और माइकल जैक्सन अगर उनका टी शर्ट फेंक दिए, टी शर्ट फेंक दिए, करोड़ों रुपए का ऑक्शन होता था उनके टी शर्ट के ऊपर। और लड़की तो उनके लिए पागल हो रहे थे, माइकल जैक्सन के लिए लड़की लोग पागल हो रहे थे। 3 3 शादी किए थे और गर्लफ्रेंड तो कितना ही था। लेकिन माइकल जैक्सन, और देखिए इतना रेपो होने के बाद माइकल जैक्सन का जो घर था, 83 एकड़ के जमीन के ऊपर उनका घर था। 83 एकड़ जमीन के ऊपर उनका घर था, ठीक है। इतना रेपो, ये सब लाइफ होने के बाद कोई व्यक्ति सोचेगा मरने के लिए, कभी उम्मीद करेगा? उनको मरने के लिए इच्छा होगा क्या? एग्जैक्टली, माइकल जैक्सन हैज प्लान दैट 200 years आई विल लिव। कितना? 200 साल। और बहुत सारा प्लानिंग भी किए थे। और माइकल जैक्सन कितना साल में गुजर गए? अराउंड 50, ठीक है। लेकिन सबसे हैरानी का बात यह है, माइकल जैक्सन गुजर जाने के बाद उनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आया, वो आपको चौंकाने देने वाला बात है कि माइकल जैक्सन का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया, माइकल जैक्सन फ्रॉम लास्ट 2 years ही इज सर्वाइविंग बाय ईटिंग ओनली टेबलेट्स। टेबलेट खा के लास्ट 2 साल से उनकी जिंदगी चला रहे थे, ओनली टेबलेट्स। एक तो है, देखिए, डांस करने के लिए उनका बॉडी फिटनेस उतना ही चाहिए, एक। सेकेंड वन इज उनका बहुत सारा हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी था, ये दोनों था, इसीलिए टेबलेट खा रहे थे। और दूसरा बात है, माइकल जैक्सन का जितना भी इंटरव्यू आप देखेंगे, माइकल जैक्सन का जितने भी इंटरव्यू आप देखेंगे, हर इंटरव्यू में माइकल जैक्सन बोल रहा था कि थ्रू आउट माई लाइफ आई वॉज स्ट्रगलिंग विथ लोनलीनेस, स्ट्रगलिंग विथ लोनलीनेस। देखिए इतना सक्सेस है, इतना लोग पागल हो रहे हैं, गर्लफ्रेंड कितना है, 3 शादी किए थे, लेकिन फिर भी व्यक्ति। और आज के टाइम में देखिए, सबसे अगर बड़ी प्रॉब्लम है वो है लोनलीनेस। और लोनलीनेस का ये मतलब नहीं है आप अभी सिंगल है इसीलिए लोनलीनेस आपको फील हो रहा है, आप रिलेशनशिप में है, सिंगल है, या आप मैरिड लाइफ में, लेकिन फिर भी लोनलीनेस सबको फील होता है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आपके साथ जो है आपके इमोशन और फीलिंग्स को पूरी तरह समझ पाए, ये हो सकता है। तो इसीलिए देखिए, जितना आपका डिपेंडेंसी कम है उतना ही अच्छा है।
जितना आपका ज्यादा डिपेंडेंसी है उतना ही डिसअपॉइंट है। लेकिन बात यहाँ पे है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है ना, ये चीज को एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमेशा हम लोग फैमिली सिस्टम देख के आए, और आज के टाइम में ये जो सिस्टम आ रहा है बच्चों को ये चीज को एक्सेप्ट करने के लिए काफी प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार क्या हुआ कि मैरिज के ये में एक बार क्या हुआ ना, एक लड़की का नया नया शादी हुआ, ठीक है। तो नया नया शादी होने के बाद ऐसे 20 दिन 25 दिन या 1-2 महीना बिताए हस्बैंड के साथ बिताने के बाद वो उनके घर में आए, ठीक है। उनके मम्मी के साथ बातचीत हो रहा था। तो मम्मी के साथ जब बातचीत हो रहा था तो मम्मी ने पूछे कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है? तो बोले सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो बोले क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं जब भी मेरे हस्बैंड के लिए खाना बनाती हूँ ना, जब भी खाना बनाती हूँ आते हैं थोड़ा सा खाते हैं और उसके बाद अचार मांगते हैं, उसके बाद अचार मांगते हैं। ऐसे क्या हो सकता है? तो मम्मी है, तो मम्मी बोली कि देखो इसमें दो ही चीज हो सकता है, एक है अच्छा खबर है आपके लिए और एक है बुरा। वो बोले थे ठीक है पहले बुरा बता दो क्या हो सकता है। वो बोले देखो, अगर तुम जब भी खाना बनाती हो और उसके बाद खाना खाते हैं थोड़ा और उसके बाद अचार मांगते हैं, इससे क्लियर है आपके खाने में दम नहीं है, आपके खाने में दम नहीं है, इसीलिए तो अचार मांगते हैं। वो बोले ठीक है नेक्स्ट अच्छा क्या है? वो बोले अच्छा ये है, ये हो सकता है आपके खाने में दम नहीं है, लेकिन हस्बैंड का भी दम नहीं है आपके मुंह में बोलने के लिए खाने में दम नहीं है। तो इसीलिए देखिए आज के जो स्ट्रेसफुल लाइफ, ये भी एक कारण है कि देखिए व्यक्ति ऑफिस में काम करने के बाद फिर फील करता है एटलीस्ट घर में तो अच्छा चले, लेकिन घर में जब अच्छा नहीं चल रहा ये ज्यादा स्ट्रेसफुल क्रिएट कर रहा है। इसीलिए देखिए हमेशा हमारे लाइफ में 70% वेटेज ये करता है हमारा रिलेशनशिप लाइफ कैसा चल रहा है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है हमारे इंडिया में कि लाइफ एटलीस्ट रिलेशनशिप लाइफ अच्छा होना चाहिए। लेकिन रिलेशनशिप लाइफ जब अच्छा नहीं हो रहा है, ऑफिस में भी टेंशन घर में भी टेंशन, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा सफोकेटेड हो जाता है, कहाँ पे ये चीज को वेंटिलेट करें, समझ रहे? तो इसीलिए तो देखिए कि क्या होता है कि मतलब जो प्रॉब्लम्स है, हमको लगता है दूसरे व्यक्ति बहुत अच्छे से जीवन बिता रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है। हर व्यक्ति के पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, हर व्यक्ति उसके हिसाब से प्रॉब्लम में झेल रहे हैं। लेकिन ओनली क्या होता है ना, सोशल मीडिया में उनके अच्छा साइड ओनली दिखा रहे हैं। वो जो फोटो आपको सोशल मीडिया में छोड़े हैं कि बहुत हंसी मजाक में, कोई हंसी मजाक में फोटो छोड़ने के लिए भी झगड़ा हुआ है। तुम अच्छा हंसी मजाक में एक फोटो खींच नहीं सकते, ये झगड़ा होने के बाद एक फोटो आया और वो आप देख रहे। तो इसके हिसाब से देखिए हर व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम चल रहा है, और ये एटलीस्ट हम लोग कन्विंस हो जाएगा ना तो हमारे बहुत अच्छा चलेगा। नेक्स्ट वन क्या है, ये माइंड एक ऐसा चीज है, माइंड एक ऐसा चीज है, हम जो उम्मीद कर रहे हैं वो चीज मिल जाने के बाद ना वो लगता है ये चीज का कोई वैल्यू नहीं है। हम जो उम्मीद कर रहे हैं, आज जो तरस रहे हैं जो चीज पाने के लिए, वो चीज मिल जाने के बाद वो लगता है ये चीज का कोई भी वैल्यू नहीं है। फिर माइंड और एक चीज के लिए दौड़ता रहता है। माइंड एक ऐसा है, एक सक्सेस मिलने के बाद फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है। माइंड हमेशा हमारे साथ गुगली फेंकता रहता है। हमको जो आज तरस रहे वो मिल जाने के बाद बहुत ये लगता है कुछ भी नहीं। ये मैं एक रियल इंसिडेंट के साथ बता रहा हूँ। 2013 में, इन 2013 नवंबर 25 आई जॉइंड सीजीआई इन बेंगलोर, ठीक है। मैं लगभग 2-2.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस था उस टाइम में, मैं ज्वाइन किया। इंडक्शन का प्रोग्राम था 2013 नवंबर 25। उस दिन क्या हुआ, उड़ीसा से और एक व्यक्ति, उड़ीसा से लगभग 5 साल एक्सपीरियंस होने के बाद ज्वाइन किए थे। हम लोग के बाद मुलाकात हुआ और बहुत अच्छा फ्रेंडशिप बन गया, क्योंकि वो भी उड़ीसा से थे और मैं उड़ीसा से था। और मोस्टली देखेंगे आप जब आपके स्टेट छोड़ के बाहर रहते, आपके स्टेट से कोई व्यक्ति मिल जाता है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है, बढ़िया रिलेशनशिप बन गया। हम लोग सीजीआई के लिए हायर हुए थे, सीजीआई अच्छा कॉर्पोरेशन भी है, और हम लोग सेल प्रोजेक्ट के लिए हायर हुए थे। मैं था डॉटनेट में और वो व्यक्ति थे OSIPI करके एक रेयर टेक्नोलॉजी है, उस चीज के लिए वो हायर हुए थे, ठीक है। तो हम लोग नवंबर 25 में ज्वाइन किए, उसके बाद ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज ये सब रहा, तो लगभग जनवरी में मुझे प्रोजेक्ट मिल गया, लेकिन उनको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था क्योंकि रेयर टेक्नोलॉजी में आता है।
तो ऐसे धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था, थोड़ा तो डिसअपॉइंट थे। और मार्च के टाइम में मेरे डेस्क के पास आए और बोले कि मुझे टीसीएस से ऑफर आया है, कोलकाता टीसीएस से, क्या करना चाहिए। मैं बोला देखो, अगर 2-3 महीने से आप जॉब स्विच कर रहे हो, ये आपके प्रोफाइल के लिए अच्छा नहीं होता है। तो बोले कि देखो ये तो बात ठीक है, लेकिन मैं आईटी में ज्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। मैं इसीलिए सोचता हूँ कि कोलकाता चला जाऊं, और मैं चाहता हूँ भुवनेश्वर में कुछ सेटअप करने के लिए, कुछ बिजनेस सेटअप करने के लिए चाहता हूँ। तो इसीलिए अगर कोलकाता में चला जाऊं तो हो सकता है ये अच्छा है। और सीजीआई में जब उस टाइम में थे लगभग 6 लाख का पैकेज था, और जब कोलकाता टीसीएस में उनको ऑफर आया था 12 लाख का। तो बोले ज्यादा दिन तो आईटी में कंटिन्यू नहीं करना है, तो इसीलिए कोलकाता चला जाऊं और उसके बाद फिर बिजनेस सेटअप करूंगा। उस टाइम में वो शादीशुदा थे, एक बच्चा भी था। और मोस्टली देखेंगे फैमिली हो जाने के बाद रीलोकेट करना इतना आसान नहीं होता है। शायद आप लोगों को रिलोकेट करने के लिए होता है कि आपका जहां पे भी कॉलेज है उधर ही कंटिन्यू करते हैं, तो आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि रिलोकेट करना कितना मुश्किल है, और शादी हो जाने के बाद। ठीक है, तो अभी क्या किए, ठीक है, डिसाइड किए कि कोलकाता टीसीएस ज्वाइन करेंगे। कोलकाता शिफ्ट कर गए, पूरा सामान लेके कोलकाता शिफ्ट कर लिए, कोलकाता टीसीएस ज्वाइन कर लिए। कोलकाता टीसीएस ज्वाइन करने के बाद 10-15 दिन के बाद उनको कॉल आया फिर टेक महिंद्रा भुवनेश्वर से कि आप जिस प्रोजेक्ट के लिए कोलकाता टीसीएस में ज्वाइन किए थे वो प्रोजेक्ट अभी टीसीएस को मिल नहीं रहा है। वो प्रोजेक्ट हमारे पास आ गया कि आप आके हमारे साथ ज्वाइन करेंगे क्या, आपका चॉइस क्या है। अगर मान लीजिए आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, या कोई व्यक्ति अगर आपको आके सजेशन के लिए पूछते तो आप क्या करते। टेक महिंद्रा भुवनेश्वर। लेकिन बात यह है देखिए कि टेक महिंद्रा भुवनेश्वर आने के लिए फिर सिटी चेंज करके आना पड़ेगा। और एक तो देखिए फैमिली के साथ पूरा कुछ चेंज करना ये करना काफी डिफिकल्ट होता है। एक तो है रूम चेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है, सिटी चेंज करना तो बहुत डिफिकल्ट का बात है। ठीक है, बट एनीवे वो वही चीज की है, क्योंकि अगर टीसीएस कोलकाता में कंटिन्यू करते, प्रोजेक्ट नहीं है, तो बहुत चांसेस है उनका जॉब चला जाता। और फैमिली व्यक्ति का कमिटमेंट बहुत ज्यादा होता है, जॉब छोड़ने के लिए काफी टेंशन लगता है, इतना कमिटमेंट है। तो आगे टेक महिंद्रा भुवनेश्वर, टेक महिंद्रा भुवनेश्वर ज्वाइन करने के बाद 20 दिन के बाद, 20-25 दिन के बाद फिर कॉल आया कि आप जिस प्रोजेक्ट के लिए टेक महिंद्रा भुवनेश्वर ज्वाइन किए थे वो प्रोजेक्ट शिफ्ट हो गया टेक महिंद्रा हैदराबाद। तो आप क्या करेंगे, आप टेक महिंद्रा भुवनेश्वर में कंटिन्यू करेंगे बिना प्रोजेक्ट में, या टेक महिंद्रा हैदराबाद आएंगे। इस सिचुएशन में अगर आप होते तो क्या करते क्या करते सर मेरे को जाना चाहिए था। ठीक है, अच्छा क्या करते आप इस सिचुएशन में, जाते। देखिए व्यक्ति मजबूरी से जा रहा है, समझ रहे हैं ना, ये जो सिचुएशन है मजबूरी का सिचुएशन है। फैमिली व्यक्ति हो जाने के बाद बहुत टाइप का मजबूरी आ जाता है, वो कर लेता है, लेकिन सच में इतना कंफर्टेबल सिचुएशन है ही नहीं, समझ रहे हैं ना। वो व्यक्ति अभी मूव कर गए कहां पे, टेक महिंद्रा हैदराबाद। ठीक है, उस टाइम में हम लोग ज्यादा कनेक्टेड नहीं थे, और टेक महिंद्रा हैदराबाद में ज्वाइन करने के बाद 6 महीने में, और अभी लग रहा है ना व्यक्ति के साथ कैसा बीत रहा है, विद इन 6 मंथ अभी क्या किए, परमानेंटली शिफ्ट हो गए अभी न्यूयॉर्क, परमानेंटली शिफ्ट हो गए न्यूयॉर्क। ठीक है, और मोस्टली आप देखेंगे आपके जो दोस्त है अब्रोड में रह रहे, वो जो फेसबुक पे फोटो डालते हैं ना, किस टाइप का फोटो डालते हैं मोस्टली, किसी के दोस्त है अब्रोड में, अच्छा किस टाइप का फोटो डालते हैं, एकदम बढ़िया लाइफस्टाइल चल रहा है, हाफ पैंट पहने हैं, गोल्फ खेल रहे हैं, ग्रीन ग्रासेस इज देयर, रिवर इज गोइंग, बढ़िया सा एकदम कार है, ऐसे टाइप का फोटो डालते हैं ना। तो ऐसे फोटो देखने के बाद लगता है कि लाइफ तो वही जी रहे हैं यार, हम तो भारत में कुछ नहीं कर पाए, लाइफ वही जी रहे, समझ रहे। तो उसके बाद ऐसे ही उनका फेसबुक में एकदम बढ़िया सा लाइफ ये सब चल रहा था। उसके बाद में आईटी छोड़ दिया, भुवनेश्वर आ गया। उसके बाद बहुत दिन के बाद, लगभग 4-5 साल के बाद, one Saturday morning I just got a message from Facebook that Sangram I just want to talk to you। मैं बोला ठीक है हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट मैसेज था आई वांट टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। मैं बोला ऐसे क्या सिचुएशन हो गया, अमेरिका में एकदम सेटल व्यक्ति गोल्फ खेल रहा हो, भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, कॉलेज के जब बच्चे आते हैं भगवत गीता समझने के लिए, वो आके पूछते हैं कि ये भगवान ने इस संसार क्यों बनाया। और मोस्टली ये क्वेश्चन आता है जब उनका रिसेंटली ब्रेकअप होता है। रिसेंटली जब ब्रेकअप होता है ये क्वेश्चन आके पूछते हैं
कि भगवान ये संसार क्यों बनाए, या व्यक्ति के जीवन में जब प्रॉब्लम चलता है ना, वो आके मोस्टली स्पिरिचुअल लोगों को ये क्वेश्चन बोलते हैं कि भगवान ये संसार क्यों बनाए। और हम लोग बोलते हैं ठीक है 10-15 दिन के बाद हमारा सेमिनार है, आप आ जाइए। उसके बाद 10-15 दिन के बाद उनको कॉल लगाओ तो बिजी, उनको वो, और कभी हेजिटेटली वो थोड़ा पिक भी कर लेंगे, नहीं नहीं हमको पता चल गया क्यों भगवान बनाए थे, क्योंकि उनका सेटअप हो गया। तो नहीं चाहिए, अभी भगवान क्यों बनाए थे हमको मिल गया। तो मैं सोचा ऐसे अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में जो सेटल्ड है जो व्यक्ति, वो व्यक्ति ऐसे क्या ऐसे हो गया जो भगवत गीता पढ़ना चाहता है। नेक्स्ट मैसेज वाज, संग्राम, आई जस्ट वांट टू वेंटिलेट एवरीथिंग विथ यू। आपके साथ क्या छुपाना है, मैं आपके साथ बात करके वेंटिलेट करना चाहता हूँ। मैं बोला सच में कोई प्रॉब्लम है? तो नेक्स्ट वो कॉल में बात हुआ, तो बात ऐसा हुआ, वो बोले कि संग्राम देखो जब इतना बड़ा सक्सेस मिल गया ना, आई नेवर इमेजिन दैट आई विल कम टू न्यूयॉर्क एंड आई विल सेटल हियर। वो जब टीसीएस का ऑफर भी था उस टाइम में बोल रहे थे देखो संग्राम 12 लाख का पैकेज कभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझे मिलेगा। और जब न्यूयॉर्क सिटी पूरा परमानेंटली चले गए फैमिली के साथ, वो बोले कि इतना बड़ा सक्सेस मिलने के बाद मुझे एक्चुअली फिर याद आया वही पुराना दिन का बात, 9 क्लास में मेरा जो ब्यूटीफुल क्रॉस थी ना, उसके बारे में याद आया। और उनको मैं फेसबुक पे ढूंढा और रिक्वेस्ट भेज दिया। व्यक्ति शादीशुदा है, उनको फेसबुक में रिक्वेस्ट भेज दिए, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया, उनके साथ चैटिंग चल रहा था। लेकिन वो बोले कि चैटिंग के बीच में मेरा जब रिप्लाई ठीक से नहीं आ रहा था, संग्राम में कह रहा हूँ मैं न्यूयॉर्क सिटी में बैठ रहा हूँ लेकिन मेरा दिल पूरा खाली खाली लग रहा है। और दूसरा बात है, कुछ दिन के बाद मुझे पता चला वो लड़की भी शादीशुदा है लेकिन उनका कोई एफआईआर से कोई पान वाला के साथ। तो ये मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड लगा। और दूसरा बात है, मेरा घर में अभी फैमिली के साथ बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है। ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस तो होगा ना, बीवी उधर और दिल और किधर, ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस होगा। तो ये सिचुएशन में सुनने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ, आई एम नॉट एट ऑल पॉइंटिंग आउट टू दैट दिस गाय, लेकिन बात ये, माइंड एक ऐसा चीज है ना, सक्सेस तरक्की मिलने के बाद माइंड गूगली फेंकता रहता है। और सबके साथ लगभग ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप देखिए जब आप केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन किए थे उस टाइम में लग रहा था बस एक जॉब मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, और फर्स्ट दिन भी ऐसा होगा, बहुत स्ट्रगल के साथ आप आगे स्कूल में पहुंचे थे। आज आपके पास बढ़िया सा कार है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी लग रहा है क्या लाइफ है। तो इसीलिए देखिए जीवन एक ऐसा चीज है ना, जितना आप तरक्की करते हैं माइंड और ढूंढता है और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए। एक बार क्या हुआ, ऐसे 4 दोस्त थे, तो 4 दोस्त उनके बीच में क्या हुआ, पढ़ाई खत्म हो गया, पढ़ाई, और मोस्टली आप लोग देखेंगे स्कूल के टाइम में आपका जितना दोस्त थे कॉलेज के टाइम में कम हो जाएंगे, कॉलेज के टाइम में आपका जितना दोस्त है आपके ग्रेजुएशन के टाइम में या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम में कम हो जाएंगे, और जॉब के टाइम में और कम हो जाएंगे, और जॉब में जितना आप तरक्की करते रहेंगे उतना ही कम हो जाएंगे। एक तो चीज है पोस्ट पोजीशन, दैट इज आल्सो गुड, बट एट द सेम टाइम समवन शुड बी देयर इन आवर लाइफ सो दैट वी कैन वेंटिलेट एवरीथिंग विद देम। और आज के टाइम में इस टाइप का व्यक्ति मिलना काफी डिफिकल्ट हो रहा है। तो ऐसा हुआ कि 4 दोस्त थे, तो बहुत टाइम 10-12 साल जॉब करने के बाद फिर उनके साथ बातचीत हुआ कि बहुत दिन से हम लोग मिले नहीं, तो हम लोग प्लान करते हैं मिलने के लिए, और क्या करेंगे, ऐसे क्या प्लान कर सकते हैं हम मिलेंगे और बहुत जबरदस्त एकदम लाइफ को, जो 4-5 दिन हम लोग मिलेंगे बढ़िया जबरदस्त एकदम बिताएंगे। तो बोले कि ठीक है हम लोग अमेरिका चलते हैं, अमेरिका जाएंगे और अमेरिका के सबसे जो ऊंचाई वाला होटल उसका लास्ट फ्लोर में रूम लेंगे कि नाइट व्यू देख सकते हैं और नाइट में बैठ के एकदम जबरदस्त बात करेंगे। ठीक है, डिस्कशन हो गया, फाइनल हो गया, रूम ले लिए न्यूयॉर्क सिटी में, बढ़िया अमेरिका के सिटी में एकदम मतलब टॉप फ्लोर के एक रूम ले लिए, और होटल का जो टॉप फ्लोर था ये 125th वाला फ्लोर था। ठीक है, डिसाइड हो गया ये लोग अमेरिका चले गए, और अमेरिका चले जाने के बाद रूम चेक इन कर लिए। कौन सा फ्लोर में था, 125th फ्लोर में था। ठीक है, फर्स्ट दिन घूमने के लिए चले गए, एकदम घूमे ये किए, और रात 10 बजे रिटर्न किए, एकदम थके हुए रिटर्न किए। और रिटर्न करने के बाद अनफॉर्चुनेटली उनको पता चला कि उस जो होटल था उसका लिफ्ट कोई भी कारण के लिए काम नहीं कर रहा है, कोई भी कारण के लिए काम नहीं कर रहा है। तो डिस्कशन किए क्या कर सकते हैं, नहीं हाँ चल के ही जाना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे प्लान करते हैं
कि हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे जो 4 दोस्त है, हर व्यक्ति आप काम करिए, आपका प्रॉब्लम शेयर करिए, प्रॉब्लम सुन, वो बताने लगे कि ऐसा हुआ कि जॉब के बाद इतना अकेलापन, ये वो, फैमिली प्रेशर, ये पिताजी का हेल्थ ठीक नहीं रहता है, ऐसा बताते 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 लगभग 25th फ्लोर में पहुंच गए। ठीक है, फिर अभी बोले कि नेक्स्ट दोस्त आप बताए आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। वो बताया कि ऐसे ही बहुत सारा मतलब जमीन का लिटिगेशन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उधर गया था इधर गया था, ऐसे बात करते करते लगभग 60 नंबर के जो फ्लोर है ना उधर तक पहुंच गए। अभी थर्ड वाला दोस्त है, उनको पूछे कि आपका जीवन कैसा चल रहा है। वो बोले कि देखो कॉलेज में तो ऐसे, उसकी कॉलेज के टाइम में लव हुआ, मैरिज हुआ, लेकिन सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था इनिशियली, लेकिन उसके बाद तो फिर ऐसा 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 चल रहा है। तो ऐसे करते करते लगभग 100th वाला फ्लोर में पहुंच गए। कहां पे? 100 वाला। अभी फोर्थ जो चौथा दोस्त है, उनको पूछे कि आपका प्रॉब्लम बताइए। वो बोले नहीं नहीं मैं बताना नहीं चाहता। वो बोले कह रहे हमारा सबका प्रॉब्लम सुन लिया, अभी तो तेरा प्रॉब्लम नहीं बताएगा। वो बोला कि मेरा प्रॉब्लम अगर बताऊंगा ना आप सब लोग चौंक जाएंगे। वो बोले क्या हुआ? वो बोले हमारे जो रूम का चाबी है ना वो रिसेप्शन पे रह गया। तो ऐसे ही देखिए जीवन में हम लोग तरक्की करते 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 ना हमारा हैप्पीनेस को भूल गए। समझ रहे ना, हमारा तरक्की करते 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 हमारा हैप्पीनेस को भूल गए। तो अभी हम लोग देखेंगे ये जो माइंड है इसको कैसे हम लोग कंट्रोल में ला सकते हैं। कितना टाइम है? और 1 o'clock। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भगवत गीता का ये 6.6 नंबर श्लोक है। कृष्ण ने क्या कहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड भगवत गीता एटलीस्ट वंस? ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक में डिस्कस करूंगा। एटलीस्ट यू विल गेट ए चांस टू रिसाइट दिस श्लोक एंड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये भगवत गीता के 6.6 नंबर श्लोक है। तो यहाँ पे कृष्ण ने क्या कह रहे हैं तो आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं बंधुरात्मनस्तस्य जेन आत्मन आत्मनैव जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मनैव शत्रुवत्। ठीक है, आपको थोड़ा बस समझ में आया श्लोक क्या है? ठीक है, कितना है जो जो ये इंटरेस्टेड है श्लोक का मीनिंग क्या है हम लोग समझना चाहेंगे। ठीक है, तो ये श्लोक का मीनिंग है, कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं बंधुरात मनस्तस्य, वो व्यक्ति का मन जो है ना उसका बंधु है अगर उनका मन उनके कंट्रोल में है। अगर व्यक्ति का मन उनके कंट्रोल में है तब भी वो व्यक्ति का मन उनका दोस्त है। ठीक है, अगर वो व्यक्ति का मन उनका कंट्रोल में नहीं है तो फिर मन उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। अभी कुछ दिन पहले एक इंटरनेट में मैसेज आया, एक पोस्ट आया कि एक यूट्यूबर है, अराउंड 20-25 साल का होगा उनका, तो ऐसे उनका बाइक रख के और रेलवे ट्रैक में जाके सुसाइड कर दिया। देखिए व्यक्ति का प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन वो व्यक्ति सोचता है कि ये प्रॉब्लम से मैं बाहर नहीं जा सकता, ये प्रॉब्लम से मैं बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए देखिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो गया? उनका माइंड। सिचुएशन, एनवायरनमेंट, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये स्टेप ले लूंगा। और अभी एक सोशल मीडिया में एक मैसेज चल रहा है, एक हस्बैंड वाइफ है, आईटी इंजीनियर दोनों ही थे। तो अभी केस ऐसा जो पब्लिसिटी हो रहा है कि डाउरी के वजह से अभी प्रेशर दे रहे थे तो वाइफ ने सुसाइड कर ली। तो मेरा बात है जो भी प्रॉब्लम जो भी था, एटलीस्ट तो आप काम कर रहे थे, जॉब तो कर रहे थे, सैलरी मिल रहा था, एटलीस्ट डिस्टेंस मेंटेन करते आपका लाइफ तो जी सकते ना। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम किसके जीवन में नहीं आता है? और आप ऐसे इंडिपेंडेंट होने के बाद ये प्रॉब्लम को आप इतना सीरियसली क्यों ले लिए कि एटलीस्ट सुसाइड करना जरूरी पड़ गया? आप तो इंडिपेंडेंट थे, नौकरी कर रहे थे। तो इसीलिए देखिए व्यक्ति का माइंड ही एक्चुअली सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर माइंड उसका कंट्रोल में है तो फिर ये उनका दोस्त है, माइंड अगर उनका कंट्रोल में नहीं है तो ये सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। ठीक है, मैं एक स्टोरी आपको बोलता हूँ। एक बार क्या हुआ ना, एक राजा ने एक छात के ऊपर घूम रहे थे। ठीक है, तो छात के ऊपर जब घूम रहे थे तो उस टाइम में क्या हुआ, उनके पैर में कुछ चोट लग गया। ठीक है, पैर में चोट लग गया। तो उस टाइम में क्या हुआ कि वो देखे कि कोई व्यक्ति उनके घर में कुछ काम करने के लिए आए थे। काम करने के लिए जब आए थे तो उनको देखा और उसके बाद उनके पैर में चोट लग गया। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन उनके एक मिनिस्टर आए और उनको पूछे
कि आपके पैर में कैसे चोट लग गया। वो बोले कि ऐसे छत के ऊपर मैं जब जब घूम रहा था तो somehow or others ये चोट लग गया। तो उस टाइम में बोले कि आप उस टाइम में कोई व्यक्ति को देखे थे क्या। वो बोले हाँ, हमारे घर में जो काम करने के लिए आते हैं ना, उनको मैं देखा और उसके बाद ये चोट लग गया। वो बोले देखिए, वो व्यक्ति आपके जीवन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो, आप उनको देखने के बाद चोट लग गया, इसीलिए देखिए वो व्यक्ति आपके जीवन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये राजा समझ गए, हाँ ये तो बात सही कह रहे हैं। तो अभी क्या किए कि ऐसे अनाउंस कर दिए, वो व्यक्ति को अभी फांसी चढ़ा दो, ठीक है, वो व्यक्ति को फांसी चढ़ा दो। तो व्यक्ति जब सुने वो तो पूरा चकित हो गए, अरे मैं ऐसे क्या किया था, राजा मुझे ऐसे दंड दे रहे। तो उसके बाद और एक मिनिस्टर के पास जाके पहुंचे और पूरा नरेट किए सिचुएशन को, ऐसा ऐसा हुआ। तो दूसरा मंत्री आ गए, दूसरा मंत्री आके राजा के साथ बात की कि राजा मैं ऐसे सुनने के लिए मिला कि आप वो व्यक्ति को पूरा फांसी दे रहे। वो बोले हाँ ऑब्वियसली उनको फांसी देना चाहिए, वो देखिए वो व्यक्ति को मैं देखा और उसके बाद मेरे साथ क्या हो गया। अभी वो जो मंत्री अभी राजा को पूछ रहे हैं कि देखिए आप उनको देखे और उसके बाद आपको चोट लग गया, क्या वो व्यक्ति भी आपको देखा था। वो बोले हाँ वो व्यक्ति भी मुझे देखा था। वो बोले देखिए ये समझने का बात है, आप उनको देखे और आपके पैर में चोट लग गया, लेकिन वो व्यक्ति आपको देखने के बाद उनको फांसी मिल रहा है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन है। तो राजा समझ गए। तो मैक्सिमम टाइम में देखिए लाइफ में ना हम लोग क्या करते हैं ना, हमारा कोई भी प्रॉब्लम के लिए, हमारा कोई भी मेंटल इश्यू के लिए हमेशा हम दूसरा व्यक्ति को ब्लेम करते रहते हैं। और हमेशा देखिए जब भी हम कंप्लेन एटीट्यूड या दूसरे व्यक्ति को कंप्लेन करते हैं, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है उसको सुधारने के लिए। लेकिन हमेशा अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम है क्या, मैं कुछ सुधार सकता हूँ क्या, तो वहां पे आपके पास हजार ऑप्शन है सुधारने के लिए। तो इसीलिए जीवन में कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन के लिए हमेशा एनालिसिस करिए कि मैं यहाँ पे कैसे चेंज कर सकता हूँ, ये आपको बहुत बड़ा सोल्यूशन देके जाएगा। तो ठीक है, तो अभी हम लोग जाएंगे माइंड के एनिमी के फॉर्मेट में, माइंड कैसा करना है। एम स्टार्ट पर मैग्नीफाइज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बड़ा सोचते बहुत बड़ा कर देते, ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने जॉब सर्च कर रहे थे, ठीक है, नौकरी ढूंढ रहे थे। तो नौकरी जब ढूंढ रहे थे तो उस टाइम में क्या किए, naukri.com में रजिस्टर किए, ठीक है। व्यक्ति एमबीए किए थे और एमबीए करने के बाद नौकरी में अभी उनके प्रोफाइल रजिस्टर किए और जॉब ढूंढ रहे थे। तो जब जॉब ढूंढ रहे थे वो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन था कोई मैनेजमेंट ऐसा कुछ जॉब आएगा। तो बहुत दिन के बाद भी अच्छा कुछ ऑफर नहीं आ रहा था। उसके बाद वो सिटी में एक बहुत बड़ा मैजिक हो रहा था। मैजिक मतलब जो कॉमेडी सर्कस टाइप का हो रहा था। तो वहां पे एक कॉल आया कि हमारे पास एक जॉब वैकेंसी है। ये व्यक्ति को लगा हो सकता है शायद कुछ मैनेजमेंट इस टाइप का कुछ जॉब होगा। तो वहां पे जाके पहुंच गए, बहुत दिन तक तो जॉब नहीं मिल रहा था और मोस्टली देखेंगे जिसको जॉब नहीं है बहुत बड़ा टेंशन है। तो जब उधर जाके पहुंच गए, वो बोले कि किस टाइप का जॉब है। वो बोले कि देखो जॉब ऐसा है, हमारे सर्कस में हमको एक मंकी चाहिए, हमको एक मंकी चाहिए, लेकिन आपको ऐसे हम लोग डिजाइन करके आप एग्जैक्टली मंकी जैसा दिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्यक्ति पहले से थोड़ा सा ये किए कि मुझे तो अच्छा मैनेजमेंट का जॉब चाहिए था, इस टाइप का क्या जॉब मिल रहा है। वो बोले ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, एनालिसिस करिए और आपको अगर ये जॉब अच्छा लगा तो हम लोग कंटिन्यू कर दें और अच्छा सैलरी भी मिल जाएगा। तो व्यक्ति घर आए, उसके बाद थोड़ा सा सोचे और उसके बाद लगा कि ठीक है एटलीस्ट कर लेते। तो उसके बाद जो सर्कस के दिन है इनको इतना अच्छे से सजाए, ये एकदम एग्जैक्टली मंकी के जैसा दिख रहा था। और जब ऑडियंस को देखे, ऑडियंस एकदम ये है, तो जब एंट्री किए इतना एक्साइटमेंट, तो इनके बीच में भी काफी एक्साइटमेंट आ गया कि जो भी हो एटलीस्ट नौकरी वाले एक अच्छा जॉब दे दिए। तो एकदम एक्साइटमेंट में गए और नाच रहे थे, कूद रहे थे, बढ़िया सा एकदम सर्कस दिखा रहे थे। ऐसे नाचते कूदते क्या हो गया कि ऐसे जाके जो शेर था, शेर के जो पिंजरा था, पिंजरा के अंदर चले गए। तो पिंजरे के अंदर जब चले गए, लोग भी एकदम मतलब आश्चर्य हो रहे हैं, अभी होगा क्या, अभी क्या होगा। और ये एकदम पूरा आंखें बंद करके उधर पड़े हैं कि क्या हो जाएगा मेरे साथ। और देखे
वो जो शेर था अभी बैठा हुआ था, वो धीरे धीरे अभी चल के आ रहा है। इनका तो एकदम सिचुएशन पूरा ये हो गया, क्या होगा। तो जो शेर था वो आया 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 और ये फील कर पर एकदम पास में आ गया, टच किया और बोला डोंट टेंशन, टेंशन मत लेना, मैं भी नौकरी.com से आया। मैं भी नौकरी.com से आया। तो इसीलिए देखिए मैक्सिमम टाइम में क्या होता है ना, हमारा प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन हम लोग उसको सोच सोच के बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। और ये देखेंगे मैक्सिमम टाइम में आज जब बहुत बड़ा प्रॉब्लम ऑलरेडी फेस कर चुके हैं ना, तो उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आता है आप लोगों को लगता है क्या है ये, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जीवन में हमेशा जब बहुत कंफर्टेबिलिटी सिचुएशन में हम लोग गुजारे हैं, तभी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ जाता है तो हमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है। इसीलिए देखिए जीवन में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ रहा है, डिफिकल्ट सिचुएशन आ रहा है, ये भी डिफिकल्ट सिचुएशन आपको एक बार बहुत अच्छा लाइफ देने के लिए भी सहायता करता है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए कि हम जो कोई भी प्रॉब्लम आता है इसको सोच के एक्चुअली बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर देते हैं। इसीलिए नेक्स्ट इज इमेजिनेशन। देखिए जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, सब कुछ इमेजिनेशन के लिए, मैक्सिमम क्या है ना, इमेजिनेशन के लिए ही प्रॉब्लम होता है। मोस्टली हम लोग इमेजिन क्या करते हैं कि जब हम स्कूल में हैं, हम जब कॉलेज में जाएंगे तो लाइफ बढ़िया चलेगा, कॉलेज में जब जाते हैं तो फिर सोचते हैं हम लोग जब पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन करेंगे उसमें अच्छा चलेगा, और उस टाइम में अगर अच्छा नहीं चल पाता हम डिसाइड कर देते शादी के बाद लाइफ एकदम बढ़िया चलेगा। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम में भी कुछ बच्चे ऐसे थे, मेरा दोस्त लोग थे, तो ढूंढ रहे थे गर्लफ्रेंड मिलना चाहिए, तो गर्लफ्रेंड जब नहीं मिला माइंड में ऐसे सोच लिए, हमारे साथ डिस्कस भी हो रहा था जिसको गर्लफ्रेंड नहीं मिलता है उनका शादी के लिए बहुत बढ़िया लड़की मिलता है, लेकिन अभी तक वो शादी भी नहीं कर पाए, अभी तक शादी भी नहीं कर पाए। समझ रहे हो। तो इसीलिए देखिए ये जो इमेजिनेशन है लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है, और हमेशा देखिए जब कोई भी चीज के लिए आप इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन इज ऑलवेज स्वीट। आप जब जॉब के बारे में इमेजिन कर रहे हैं आपको लगेगा जॉब जा रहा बढ़िया लाइफ है, सैलरी एकदम बढ़िया मिल रहा है, लाइफ ओनली एंजॉय कर रहा। आप जब शादी के बारे में इमेजिन कर रहे हैं, बढ़िया एकदम हस्बैंड या गर्लफ्रेंड इतना लविंग रिलेशनशिप चल रहा है। लड़का लोग तो सोचते हैं शादी के बाद मेरा बीवी हमेशा पराठा बनाती रहती है, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ पीछे लेके आ रहे हैं, सब चल रहा है, और उसके बाद शादी हो जाने के बाद लड़की को पराठा बनाना ही नहीं है। समझ रहे। तो ये सब इमेजिनेशन के वजह से है, और हमेशा देखिए इमेजिनेशन इज वेरी स्वीट, लेकिन रियलिटी में हमेशा आपको लगेगा नौकरी करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, बहुत सारा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत सारा कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, बहुत सारा अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ता है। तो जब इमेजिनेशन हम कर लेते बढ़िया चलेगा, जब रियलिटी में नहीं हो रहा है तब हमको लगता है बहुत लाइफ खराब चल रहा है। रिलेशनशिप लाइफ में भी ऐसा ही, हम लोग को लगता है कि बहुत बढ़िया चलेगा लविंगली रिलेशनशिप, लेकिन बहुत सारा एडजस्टमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब जब ले रहे हैं तो हमको लग रहा है लाइफ अच्छा नहीं चलता है। तो इसीलिए देखिए आई स्टैंड फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन एन स्टैंड फॉर नेग्लेक्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब देखिए माइंड का ही खेल है, माइंड ही ऐसा करता है। देखिए नेग्लेक्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा क्या करता है ना, माइंड एक ऐसा चीज है, कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है तो माइंड हमेशा सोचता है ठीक है थोड़ा तो टाइम है, आगे देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, ऐसे करते 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 तो फिर हमारा टाइम चला जाता है। ये माइंड का काम ही है। देखिए कोई भी अगर टास्क है, ये एक प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल के बीच में बताया गया, अगर कोई भी काम आपको बस 20 घंटा ही मिल रहा है, आप देखिए बहुत एफर्ट के साथ वो काम कर लेगा, और वही काम के लिए अगर 2 महीना है तो आप देखिए 2 महीने जाने के बाद लास्ट दिन में ये काम करेंगे। कितने लोग हैं जो टैक्स सबमिशन ना लास्ट दिन एकदम भीड़ लग जाता है, उसके दिन ही टैक्स सबमिशन करते हैं। मैं देखा हूँ आईटी कंपनी में मोस्टली क्या होता है, लास्ट डेट जब होता है, लास्ट डेट में इतना भीड़ लगता है, उससे पहले कोई भी सबमिट नहीं करता है, उनका टैक्स सबमिशन कोई नहीं करता। तो इसीलिए देखिए माइंड एक ऐसा चीज है हमेशा नेग्लेक्ट करता रहता है, लेकिन जितना अप्रोप्रिएटली उतनी टाइम करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट डी स्टार्ट्स फॉर डिस्ट्रैक्शन। आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन, और ये डिस्ट्रैक्शन क्या है, मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन। और देखिए मोस्टली आप लोग देखेंगे 30-40 साल पहले लोग ज्यादा डिसिप्लिन थे कि आज के टाइम में लोग ज्यादा डिसिप्लिन है। पहले
और सच में क्या वो डिसिप्लिन थे या उनके पास ऑप्शन नहीं था इसीलिए डिसिप्लिन थे? उनके पास ऑप्शन नहीं था। देखिए उस टाइम में अगर 50 साल पहले हम लोग जाएंगे, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, तो इसीलिए 7-8 बजे सो जाते थे, 4-5 बजे उठ जाते थे, ऑप्शन ही नहीं था। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आ गया, टीवी वगैरह ये सब आ गया, लोग 10 बजे सो जा रहे थे, उनके पास उतना ही ऑप्शन था, फिर 5-6 बजे उठ जाते थे। उसके बाद मोबाइल आ गया, तो मोबाइल आ जाने के बाद अभी क्या हो रहा है, लोग 2-3 बजे तक सोते हैं और 10 बजे उठते हैं। एक स्टूडेंट को उनके टीचर पूछे कि आप रात को कितना बजे सो जाते हो, तो बोला देखो अगर मैं बुक के साथ हूं तो 10 बजे सो जाता हूं, अगर मोबाइल के साथ हूं तो 2 बजे सोता हूं। तो इसीलिए देखिए जितना सारा ऑप्शंस उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, और ये देखिए हर व्यक्ति के लिए हेल्पलेस सिचुएशन है। हर व्यक्ति के लिए मैं इतना इजीली बता के नहीं जाऊंगा कि मोबाइल इज जस्ट डिस्ट्रैक्टिंग, जितना सारा ऑप्शन है, क्योंकि माइंड उसमें कुछ मजा ले रहा है। और देखिए माइंड का ऐसे गेम है, वही माइंड बोलता है कि 2 बजे तक मोबाइल देखते रहो, 10 बजे उठ जाओ। 10 बजे उठ जाने के बाद वही माइंड बोलता है कि आप कितना आलसी हो, आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, आप इतना आलसी हो, ये हो, मोबाइल देखते रहते हो, कोई प्रोडक्टिविटी काम नहीं है। देखो माइंड वही बोलता रहता है कि मोबाइल देखो बढ़िया लग रहा है, 2 बजे तक देखते रहो, 10 बजे उठ जाओ। लेकिन 10 बजे उठ जाने के बाद वही फिर माइंड बोलता है कितना प्रॉब्लमेटिक है। और दूसरा चीज देखिए, डिस्ट्रैक्शन हर व्यक्ति, शायद यहाँ पे जो भी क्लास में है, हर व्यक्ति ये प्लान के मोबाइल ज्यादा यूज नहीं करूंगा, जल्दी सो जाऊंगा, जल्दी उठ जाऊंगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। हेल्पलेस, एवरीवन इज हेल्पलेस। और ये श्लोक एक्चुअली भगवत गीता में डिस्कशन भी हुआ है। इसीलिए देखिए ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना ही पड़ेगा। मान लीजिए आप सुबह उठना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ फ्रेंड सर्कल होंगे जिसके साथ आप मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। इसीलिए भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तनम तया अपरुत व्यवसायिक बुद्धि समाधो न विद्यते। तो कह रहे हैं कि कोई भी चीज अगर आप छोड़ना चाहते हैं, उससे हायर प्लेजर वाला चीज अगर नहीं मिलता है तो छोड़ना मुश्किल है। आज के टाइम में क्या हो रहा है, बच्चों को लगता है सुबह में अगर उठ जाऊं तो करूं क्या, ऐसे कोई एंटरटेनिंग वाला चीज होना चाहिए मुझे करने के लिए, इसीलिए मैं सुबह उठ जाऊं, नहीं तो कैसे उठ सकता हूं। तो इसीलिए देखिए, तो डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए कोई एक पॉजिटिव हैबिट डेवलप करिए, और पॉजिटिव हैबिट वाला कुछ फ्रेंड सर्कल भी बनाए, तब भी फिर ये हैंडल हो सकता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए हम लोग जितना भी चर्चा किए, ये सबके साथ हो रहा है कि नहीं, सबके साथ हो रहा है। और मोस्टली आप लोग देखेंगे ओनली हमारे साथ नहीं, ये अर्जुन के साथ भी ऐसे सिचुएशन हो रहा था। तो अर्जुन ने देखिए भगवत गीता के 6.34 नंबर श्लोक में अभी क्या कहें, ठीक है, तो कह रहे हैं, आप लोग दोहरा सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। चंचलम भी मन कृष्ण प्रमाति बलभद्रुढ़ तस्महं निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरा मन जो है बहुत चंचल है। कौन कह रहे हैं, अर्जुन ने। और मोस्टली आप लोग अगर देखेंगे अर्जुन के जीवन, तो अगर कोई इतना फोकस्ड वाला व्यक्ति थे तो वो थे अर्जुन। देखिए शादी के टाइम में ऐसे मछली ऊपर राउंड के जा रहा है और उसके आंखें को टारगेट करना पानी को देख के कितना डिफिकल्ट है। आज के टाइम में तो लड़की लोग अगर उनके बॉयफ्रेंड को बोलते हैं नौकरी ले लो शादी करने के लिए, उतना भी नहीं कर पाते, और वो व्यक्ति कितना कैसा टारगेट को टारगेट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए व्यक्ति कितना फोकस्ड है, लेकिन वो व्यक्ति क्या कह रहे, चंचलम ही मन कृष्ण है, कृष्ण मेरा मन जो है बहुत चंचल है, ठीक है। और उसके साथ क्या क्या कह रहे, प्रमादी बहुत जिद्दी है, माइंड क्या है, बहुत जिद्दी है। अगर कोई भी चीज आप समझ ली ये अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी माइंड जिद्दी पकड़ता है, नहीं मुझे वही चाहिए। प्रमादी बलबल बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। दृढ़ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसके हिसाब से वो क्या कह रहे, तस्मां निग्रह मैंने वायु रेव सुदुष्करम। मुझे तो लग रहा है वायु को कंट्रोल करना इजी है, लेकिन कंट्रोलिंग द माइंड इज वेरी डिफिकल्ट। आप लोग देखेंगे कि अर्जुन के पास इतना पावर था, हरिकेन जैसा एयर फ्लो को वो कंट्रोल करने के लिए सक्षम थे। अच्छा, आपके पास कोई पावर है एयर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए? है थोड़ा सा सोचिए, है
कोई भी एयर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आपके पास पावर है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं सर, है कि नहीं? है कि नहीं? कोई भी एयर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आपके पास पावर है? एग्जैक्टली। देखिए जैसे फैन घूम रहा है, उसका स्विच तो बंद कर सकते हैं ना, इसीलिए देखिए क्लास खत्म होने के बाद हमेशा फैन और लाइट का स्विच बंद करिए, ठीक है। तो यह में देखिए कोई एयर फ्लो को हम बंद कर सकते हैं, स्विच है, लेकिन माइंड के लिए कोई स्विच है क्या? माइंड अगर कोई डिस्टर्ब्ड सिचुएशन में है, माइंड के लिए कोई स्विच है, उसको क्लिक कर देने से बंद हो जाता है? नहीं। क्या भूल जाते हैं? खेलने के समय धूप जैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए देखिए माइंड को कंट्रोल करना सबसे डिफिकल्ट चीज है, ठीक है। लेकिन अभी देखिए कृष्ण ने इसके उत्तर में क्या कह रहे, ये भगवान के प्रीवियस वाला, हाँ, ये भगवान क्या कह रहे, उसका सोल्यूशन दे रहे। 6.35 नंबर श्लोक है, तो क्या कह रहे? श्री भगवान वच असंशय महाबाहु मन्न दुन्निग्रहम चलम अभ्यासेनुतकन्तेय वैराग्याणे च गृह्यते। तो अभी भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं नो डाउट कंट्रोलिंग द माइंड इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे देखिए समझने के लिए बात है, जब भगवान ने कह रहे हैं मन को कंट्रोल करना इतना आसान है, तो समझ लीजिए कितना डिफिकल्ट है। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम पेपर सेट करने के बाद अगर जाके स्टूडेंट को बोल दे कि इस बार एग्जाम का पेपर डिफिकल्ट आया, टीचर जब बोल रहे हैं डिफिकल्ट है तो डेफिनेटली काफी डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे जब देखिए भगवान ने कह रहे हैं सच में मन को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, तो डेफिनेटली कितना डिफिकल्ट है। लेकिन वो कह रहे हैं डिफिकल्ट है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कैसे हो सकता है? ना अभ्यास, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उसके साथ क्या बोल रहे हैं? वैराग्याणे च गृह्यते, डिटैचमेंट। जो चीज आपके लिए अच्छा नहीं उससे डिटैचमेंट होना चाहिए। लेकिन जो चीज अच्छा नहीं हुई तो मजा लग रहा है ना। मोबाइल रात 2 बजे तक देखने के लिए मजा आ रहा है, इसीलिए तो देख रहे हैं। मजा अगर नहीं आता तो क्यों हम लोग देखते हैं? तो कह रहे प्रैक्टिस। देखिए प्रैक्टिस का कैसे होता है, एक बार क्या हुआ था, एक पहलवान ने, एक मेला चल रहा था, बहुत सारा लोगों का गैदरिंग हुआ था। एक पहलवान ने आया, एक नींबू लिए और एकदम निचोड़ दिए। निचोड़ देने के बाद अनाउंसमेंट किए कोई भी व्यक्ति आके ये नींबू से अगर एक ही ड्रॉप निकाल देगा तो हम लोग 1 लाख रुपया उनको देंगे। तो सब लोग, कोई भी आने के लिए साहस नहीं कर रहा था, कौन आके ये कर सकता है? एक एकदम दुबला पतला सा व्यक्ति आए और नींबू से 4-5 ड्रॉप निकाल दिए, ठीक है। तो ये पहलवान उनको पूछा कि ऐसे क्या तुम कर रहे थे, तो इससे तुम 4-5 बूंद निकाल दिए। वो बोला कि मैं ट्रेन में हर दिन नींबू चना बेचता था। ट्रेन में हर दिन नींबू चना बेचता था, ये मेरा प्रैक्टिस है। तो देखिए हमेशा प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और जब हम अच्छा चीज के लिए प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा चीज का प्रैक्टिस करने के बाद उसका जो अच्छा इंप्रेशन आएगा, धीरे धीरे फिर खराब चीज जाएगा। और हमेशा देखिए माइंड कंट्रोल का जो प्रोसेस है, दिस इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और हमेशा देखिए हम जब माइंड कंट्रोल के लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली समटाइम्स वी कैन डू वेरी नाइसली, समटाइम्स वी विल बी डिसअपॉइंटेड। जब व्यक्ति युद्ध के क्षेत्र में है, युद्ध कर रहा है, तो कभी कभी बहुत अच्छा भी कर लेता है और कभी कभी वुंडेड भी हो जाता है। तो इसीलिए देखिए माइंड कंट्रोल के जब प्रोसेस में है, कभी अच्छा होता है कभी नहीं होता है, लेकिन उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो अभी हम लोग जाएंगे माइंड के पॉजिटिव फॉर्मेट में। तो माइंड को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? एम स्टैंड फॉर मेडिटेशन, ठीक है। कितने व्यक्ति मेडिटेशन करते हैं? ठीक है, तो मैं एक मेडिटेशन प्रोसेस आपको बताऊंगा, वो है भ्रमरी प्राणायाम, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू हियर अबाउट दिस भ्रमरी प्राणायाम? ठीक है, तो भ्रमरी प्राणायाम एक ऐसा प्रोसेस है, आप कहाँ पे भी है कर सकते हैं। आप अगर हर दिन 1-2 मिनट एटलीस्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आप अगर कोई भी मोमेंट में बहुत ओवर थिंकिंग प्रोसेस में है, डिप्रेसिंग सिचुएशन में है, या कभी भी रेगुलर बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर यू रेडी? हम लोग बस एक ही बार या 2 बार हम लोग करेंगे एटलीस्ट दिखाने के लिए, ठीक है। आप आराम से एकदम बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, ठीक है, बैठ गए। तो अभी क्या करिए कि ऐसे आंखें को बंद कर दीजिए, सॉरी ऐसे आंखें को बंद करिए और ऐसे कान को बंद कर दीजिए, ठीक है, कर दीजिए। आपका मोबाइल कोई नहीं लेगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है, कर लिए। तो अभी क्या करिए, पूरा सांस लीजिए, पूरा फुल सांस आप लीजिए, पूरा सांस ले लिए,
पूरा सांस लेने के बाद जब छोड़ रहे हैं तो उस टाइम में ओम उच्चारण करके छोड़िए और पूरा एनर्जी वो ओम उच्चारण में दीजिए। पूरा एनर्जी, पूरा जोर से आप ओम उच्चारण करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, अभी आराम से धीरे धीरे आपका आंखें खोलिए। तो ये जो भ्रामरी प्राणायाम आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, 2-3 मिनट के लिए आप प्रैक्टिस करते हैं, आप डेफिनेटली देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये, और आज के टाइम में एक्चुअली देखिए आप जो भी कर रहे हैं, मेडिटेशन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में इतना स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब बढ़ रहा है। एटलीस्ट आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अच्छा चीज कर रहे हैं, तो ये आपको काफी रिलैक्स देगा। ठीक है, एम स्टैंड फॉर मेडिटेशन। नेक्स्ट आई स्टैंड फॉर इम्प्रूव द इंटेलिजेंस। इम्प्रूव द इंटेलिजेंस। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति एक नया अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए, और अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद उनके लिफ्ट में जब जा रहे थे, तो उस टाइम में क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी चला गया। तो इलेक्ट्रिसिटी जब चला गया तो एकदम पैनिक हो गए, क्योंकि वो जो लिफ्ट ना 2-3 मिनट के लिए बंद हो गया। तो जब 2-3 मिनट के लिए बंद हो गया, एकदम पैनिक हो गए, और उसके बाद जाके जब बात किए, वो बोले कि हमेशा ऐसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद 2-3 मिनट के लिए पैनिक होता है, उसके बाद ठीक हो जाता है, वो बंद हो जाता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। तो ये व्यक्ति नेक्स्ट टाइम जब जा रहे थे, इनको फिर डर नहीं लग रहा था। तो हमेशा देखिए, अगर नॉलेज आपके पास है तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। अगर नॉलेज नहीं है तो प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए देखिए, हमेशा देखिए आपका इंटेलिजेंस, आपका मैच्योरिटी को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, 2017 में आईआईटी हैदराबाद में एक लड़का सुसाइड किया, और सुसाइड नोट में ये लिखा था कि आई वाज इन फाइनल ईयर, तो बहुत सारा कंपनीज आ रहे थे रिक्रूटमेंट के लिए, और आई वाज नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, सो दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग यूजलेस। ठीक है, क्या सच में लग रहा है वो यूजलेस है? आईआईटी हैदराबाद में पढ़ रहा है। तो एक चीज देखिए, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंस होने के मतलब ये भी नहीं है जीवन में हर सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा। और रियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है, आप आपके सक्सेस और फेल्यूर्स, आपके प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो। तो इसीलिए देखिए, ये इम्प्रूव द इंटेलिजेंस के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सोच सकते हैं, क्या क्या करने से हमारा मैच्योरिटी बढ़ सकता है, इंटेलिजेंस बढ़ सकता है। बुक रीडिंग, ठीक है, और कुछ? हाँ, गेम खेलेंगे, अच्छा ठीक है, नया स्किल्स, यस ठीक है। तो बुक रीडिंग कर सकते हैं, अच्छा लोगों के साथ मिल सकते हैं, अच्छा पॉडकास्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो इम्प्रूव द इंटेलिजेंस में ये आ सकता है, अच्छा जो बुक है पढ़ सकते हैं, भगवत गीता, ये बहुत अच्छा होता है। मैं जब बीटेक सेकेंड ईयर में था, समहाउ मैं प्लान नहीं किया था, लेकिन मुझे भगवत गीता पढ़ने का ऐसे मतलब अपॉर्चुनिटी मिल गया, और हर दिन सुबह और शाम को एक एक चैप्टर में पढ़ रहा था। मैं उस टाइम में कोई भी श्लोक का मीनिंग भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा मैच्योरिटी लेवल बढ़ा, डिसीजन लेने के लिए जो एनालिसिस स्किल है बहुत बढ़ा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, पर्सनालिटीज में बहुत डेवलप हुआ। देखिए, बीटेक सेकेंड ईयर मतलब अराउंड 17, 18, 19 ईयर्स ओल्ड, और उस टाइम में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मैं जब भगवत गीता पढ़ने के लिए स्टार्ट किया, तो उस टाइम में देखा कि बहुत पीसफुल लगा, माइंड का स्टेबिलिटी बढ़ा। तो इसीलिए देखिए, और मैक्सिमम टाइम में जो भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम क्या होता है, भगवत गीता का जो मैसेज है इतना हायर लेवल है, समझने के लिए डिफिकल्ट होता है। जब समझने के लिए डिफिकल्ट होता है ना, तो हम पढ़ना तो स्टार्ट करते हैं, जब समझ नहीं पाते तो इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, तो फिर छोड़ देते हैं। तो इसीलिए देखिए, हो सकता है भगवत गीता का क्लास सुनिए, कुछ वीडियो है तो सुनिए, और उसके बाद धीरे धीरे अगर भगवत गीता पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, इंप्रूव द इंटेलिजेंस, अच्छा बुक पढ़ सकते हैं, भगवत गीता क्या स्क्रिप्चर, ये सब देखें। नेक्स्ट, एन स्टार्ट फॉर
नो फॉर बैड हैबिट्स। यूजुअली मोस्टली क्या होता है कि हम लोग जब डिस्ट्रैक्टेड होते हैं या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चलता है, हमको लगता है शायद थोड़ा सा एंजॉयमेंट ये सब चीज करेंगे तो अच्छा हो सकता है, लेकिन एक्चुअली ये अच्छा सिचुएशन नहीं है। तो एक इंसिडेंट है कि मुंबई में एक आईपीएस ऑफिसर थे, वो इवन एक टेररिस्ट अटैक में भी थे। तो उस टाइम में क्या हुआ, उसके बाद वो लाइफ की कुछ सिचुएशन को लेके काफी डिप्रेसिंग सिचुएशन में चल रहे थे। तो उनको लगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कहाँ पे थोड़ा दोस्त लोगों के साथ थोड़ा पार्टी करता हूँ और उसके बाद आ जाऊंगा तो ठीक लगेगा। तो पार्टी करने के लिए चले गए, थोड़ा दारू फारू पिए, और उसके बाद जब आए उनको इतना डिप्रेसिंग लगा तो उसके बाद खुद सुसाइड कर दिए। तो ये देखिए, ये जो डिप्रेसिंग या नेगेटिव सिचुएशन में ये व्यक्ति को और ज्यादा डाउन कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए, जितना हम लोग अवॉइड करेंगे या इसको बहुत कंट्रोलिंग लेवल में ऐसे थोड़ा बहुत कभी, लेकिन मैक्सिमम टाइम में इसको कंट्रोल करना ही अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट डी फॉर डिसिप्लिन। देखिए, व्यक्ति के जीवन में भगवत गीता में कृष्ण ने कह रहे युक्तहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु। तो हमारा लाइफस्टाइल जितना डिसिप्लिन्ड है ना, उतना ही हम लोग को पॉजिटिविटी लगेगा। तो एक चीज मैं बताऊंगा, जब आपका प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ रहा है तो उस टाइम में आपको डायरेक्शन नहीं मिलता है क्या करना चाहिए। उस टाइम में पॉजिटिव करने के लिए 2-3 चीज सबसे अच्छे से करिए। जल्दी उठ जाइए। यहाँ पे देखिए, आज के टाइम में बच्चे इतना डिप्रेसिंग है, उनके पेशेंस नहीं है। ये प्रॉब्लम इसीलिए है कि लाइफस्टाइल के वजह से एक्चुअली बहुत ज्यादा लेट तक मतलब सोते नहीं थे और सुबह जल्दी नहीं उठते। ये अगर हैबिट हम लोग डेवलप करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो मोस्टली देखिए, रात को कितने लोग ऐसे हैं जो 10 बजे सो जाते हैं? अच्छा, ठीक है। कितने लोग हैं जो 11 बजे सो जाते हैं? कितने लोग हैं जो 12 बजे तक एटलीस्ट सो जाते हैं? और मैं संडे का बात कह रहा हूँ, जो कॉलेज जो दिन नहीं है, ठीक है। कितने लोग हैं जो 2-3 बजे तक एटलीस्ट सो जाते हैं? अब तो मोस्टली ये सेशन में कॉलेज में देता हूँ तो ये पूछता हूँ, तो मोस्टली आपको पता है सबसे बेस्ट स्लीपिंग आवर क्या है अकॉर्डिंग टू साइंस? ना 10 to 6, ठीक है। और कुछ 9 to 5 बेस्ट स्लीपिंग आवर है। 10 बजे से 4 या 5 के बीच में अगर आप उठ रहे हैं, सबसे बेस्ट स्लीपिंग आवर है। फिर भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिचुएशन को देख के आप थोड़ा चूज करिए क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम अगर आप ट्राई करेंगे कि सनराइज से पहले उठ जाने के लिए, ये सबसे बेस्ट होता है। सनराइज से पहले उठ जाइए, मॉर्निंग वॉक जाइए, और उसके बाद आके थोड़ा फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, और उसके बाद आपका जो भी स्कूल कॉलेज है वो करते रहिए। आपका स्कूल मोस्टली कितने कौन सा टाइम में स्टार्ट होता है? ये एक अच्छा चीज है आपको सुबह उठ जाने के लिए, ठीक है। आईटी में क्या हुआ, मैं जब पास आउट होने जाने के बाद 10 साल आईटी में काम किया, तो 10 साल में लगभग 8 साल मेरा ऐसा टाइमिंग था 12:30 से लेके 9 बजे तक था। 12:30 से लेके 9 बजे तक था। और बेंगलोर का क्लाइमेट इतना अच्छा है, आप सुबह उधर किसी को भी पूछेंगे कि अर्ली मॉर्निंग क्या होता है, वो बोलेंगे 9 बजे। मतलब सब उधर सोते रहते हैं। तो ये जो टाइमिंग बहुत प्रॉब्लम करता है, लेकिन स्कूल में ये एक अच्छा चीज है। एटलीस्ट 7 बजे जो टाइमिंग है, आप सुबह उठ जाएंगे।